तो चलिए आज के क्लास में भारत के इतिहास को देखने वाले हैं। भारत को इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला बाँटा गया है प्राचीन भारत के इतिहास, दूसरा बाँटा गया है मध्यकालीन भारत का इतिहास एवं तीसरा बाँटा गया है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास और ये वन शॉट वीडियो होगा। वन शॉट वीडियो मतलब मैराथन वीडियो होगा। प्राचीन भारत का एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। प्राचीन भारत एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार एसएससी, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में प्राचीन इतिहास को समाप्त किया गया है। इस वीडियो में प्राचीन इतिहास को समाप्त किया गया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। और ये भारत एनसीईआरटी पर आधारित है, ये एनसीईआरटी पर आधारित बेस्ड है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास में कमजोर हैं तो ये वीडियो आप सभी लोग देख लेते हैं, तो 100% क्लियर हो जाएगा आपका प्राचीन भारत एनिशिएंट हिस्ट्री। और एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। और सेशन को अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक एंड सब्सक्राइब करने से जरूर कर देना। लाइक एंड सब्सक्राइब करने से भूलना नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है सिंधु एवं हड़प्पा सभ्यता। पहला टॉपिक है सिंधु एवं हड़प्पा सभ्यता, याद रखना। पहला टॉपिक है सिंधु एवं हड़प्पा सभ्यता। तो पहला पॉइंट कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, याद रखना। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहां से मिले हैं, तो सुरकोटदा से मिला है, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहां से मिला है, तो सुरकोटदा से मिला है। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो कालीबंगा राजस्थान में है, याद रखना। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में है। अगला पॉइंट है कि इस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, तो शेर खड़ी का प्रयोग किया जाता था, याद रखना। हमेशा के लिए मुद्राओं के निर्माण में सिलखड़ी का उपयोग किया जाता था, याद रखना। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये कांस्य युग की थी, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। और अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी था, याद रखना। दयाराम साहनी था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन था, तो दयाराम साहनी था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, तो लोथल था, याद रखना। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, तो लोथल था, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी, तो यह लोथल में हुई थी, याद रखना। माप तौल की खोज कहां पर हुआ था, तो लोथल में हुआ था। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट कहता है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। ये कई बार पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया गया है कि मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता था।
अगला पॉइंट है कपास की उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान लोगों से किस नाम से पुकारा गया? तो सिंडन के नाम से पुकारा गया। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन के नाम से पुकारा। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अगला पॉइंट है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा है। याद रखना, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? तो हड़प्पा है। अगला पॉइंट है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। याद रखना, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। तो ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला। तो ये कहां पर पता चला है? तो धौलावीरा में पता चला। याद रखना। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में हुआ था। तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में हुआ था। और किसने खोज किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था और रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज किया था। और ये दोनों स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। तो आप सभी लोग याद रखना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन स्थल थी, तो ये थे सौराष्ट्र में। याद रखना, कहां था? तो ये सौराष्ट्र में था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल का आकृति मिला है। याद रखना, बैल का मुहर मिला है। आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक प्रति कैसी थी? तो उचित एवं समानतावादी थी। याद रखना, उचित एवं समतावादी था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में मिला है। ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थल से मिला है? तो ये भी कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थल से मिला है? तो ये भी कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में। सिंध कहाँ है? तो सिंध पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में है। सिंध कहाँ है? तो सिंध है पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। बृहद स्नानागार पाया जाता है तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक कुल धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये पॉइंट याद रखना। अगला है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुआ है?
तो गुजरात में सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थलों का खोज हुआ है। अगला पॉइंट है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प लोहा से परिचित नहीं थे। तो ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। याद रखना, किस स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से मिला है। मानव समाज विलक्षण और क्योंकि यह मुक्ता आश्रित होता है संस्कृति पर। किस पर आश्रित होता है? तो ये संस्कृति पर आश्रित होता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। याद रखना, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक है मृतभांड। याद रखना, आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृतभांड है। ऑप्शन याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता के भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी की मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाए गए हैं बर्तन, जेवर, हथियार एवं औजार। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए हैं बर्तन, जेवर, हथियार और औजार पाए गए हैं। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो कहां से? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टियों के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य के समय से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य के समय से माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। याद रखना, 1922 में हुआ था। और इसकी खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? तो गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों से विभक्त है? तो धौलावीरा। याद रखना, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वैदिक सभ्यता। अगला पॉइंट है दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। पहला था हड़प्पा सभ्यता, दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। पूरा वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अगला है आर्य शब्द की शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य शब्द की शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ और कुलीन है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि उत्तर वैदिक काल के वेद वेदों विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? तो शुल्ब सूत्र है। याद रखना, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? तो शुल्ब सूत्र है।
किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद के बारे में सूचना दिया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, याद रखना। वेदों की संख्या कितना है? तो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, टोटल 4 वेद हैं, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था, याद रखना। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक को पढ़ते हैं। सांख्य के प्रवर्तक कपिल थे, याद रखना। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। न्याय के गौतम थे और चौवर्ग के चौवर्ग थे। योग के पतंजलि थे और पूर्वी मीमांसा के जैमिनी थे और उत्तरी मीमांसा के बादरायण थे। आगे आगे बढ़ते हैं। वैशिक के कानाद थे। प्रथम विधि निर्माता कौन था? तो मैनु था, याद रखना। प्रथम विधि निर्माता कौन था? तो मैनु था। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भगवत गीता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भगवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है, याद रखना। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं, होत्र कहते हैं। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर एवं महिमा से है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो टोटल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां कितना है? तो 1028 है। और ऋग्वेद में कुल ऋचाएं कितना है? तो 10,580 है, 10,580 है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचाएं हैं? तो 250। ऋग्वेद में इंद्र कितनी बार पुकारा गया है? तो 250 बार। ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन कितना बार है? तो अग्नि का वर्णन 200 बार है, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? पुराना वेद ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेदों की संख्या टोटल 4 है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, आप सभी लोग देख सकते हैं। त्रयी नाम है तीनों वेदों का। ज्ञान है ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी अत्रयी कहा जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में, याद रखना। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है, याद रखना। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू है। पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है, याद रखना ये सब पॉइंट। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सबसे प्राचीन पुराना कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है। अगला पॉइंट है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट कहता है कि गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषद मुख्य विषय है दर्शन का। उपनिषद मुख्य विषय है दर्शन का। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। याद रखना, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। वैदिक धर्म के मुख्य लक्षण किसकी उपासना से है? तो प्रकृति से। याद रखना, प्रकृति से। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। याद रखना, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से हम। अगला है अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। कहां बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। याद रखना, 9वें मंडल में सोम का समर्पित है। प्रसिद्ध दशराज का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रश्नी नदी पर लड़ा गया था। धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर कितना है? तो 1/6 भाग है। अगला पॉइंट की 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की काल को किस युग से जोड़ा गया है? तो ब्राह्मण युग से जोड़ा गया है। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी है। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी है। तो ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है आगे कहता है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो कैकेयी के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है कि वैदिक नदी कुब्हा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में होना चाहिए। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुआ है? तो धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने प्रचारित किया था। अगला पॉइंट है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। याद रखना, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में से पता चलता है। वैदिक युग में सभा क्या थी? तो यह मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में सभा क्या था? तो मंत्री परिषद था सभा। अगला पॉइंट है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र था। याद रखना, लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र था। अगला पॉइंट है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना।
अगला पॉइंट है कि कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो सांख्य। कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो सांख्य दर्शन का। ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि सांख्य, योग, न्याय एवं वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में। किस रूप में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है, तो वैदिक युग में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। अगला पॉइंट है कि वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो लुहार। याद रखना, लुहार। प्राचीनतम प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो पालनी है। याद रखना, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पालनी है। अगला पॉइंट है कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो मनु स्मृति प्राचीनतम है। आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो रामायण को दिया जाता है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दिया जाता है, तो रामायण को दिया जाता है। प्राचीनतम पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो सरस्वती को माना गया है। तो ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो काल एवं कुटुंब थी। याद रखना, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई काल एवं कुटुंब थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो विदत था। याद रखना, ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो विदत था। अगला पॉइंट है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। गोत्र गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आई है, तो उत्तर वैदिक काल में आई है। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आई है, तो उत्तर वैदिक काल में आया है। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। अगला पॉइंट है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। अगला पॉइंट है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से संबंधित है। याद रखना, कहां से संबंधित है, तो ईरान से संबंधित है अवेस्ता। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का। याद रखना, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि किस वेद में जदुई माया और वाशीकरण का वर्णन है, तो अथर्ववेद में। याद रखना, किस वेद में जदुई माया और वाशीकरण का वर्णन है, तो अथर्ववेद में ये वर्णन है। आर शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। आर शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह का संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह युक्त सूक्त किस में पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में अघन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो गाय के लिए किया गया, गाय के लिए किया गया है। अघन शब्द का प्रयोग, अधन शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है, तो कुब्बा और क्रमू। कुब्बा और क्रमू नदी का अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था, तो बीजी तिलक ने दिया था। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है, तो यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्चम स्थान प्राप्त था, तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है,
तो टोटल 16 है। याद रखना संस्कारों की कुल संख्या कितना है, तो 16 है। और पुराणों की संख्या कितना है, तो टोटल 18 है। उपनिषद की संख्या कितना है टोटल, तो 108 है। और वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या टोटल 4 है। तो ये सभी आप लोग पॉइंट याद रखना। अगला है कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। याद रखना कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, जो कि तीसरा टॉपिक है। 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं आप हम लोग, और ये तीसरा टॉपिक है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो तीसरा टॉपिक को क्लियर करते हैं। 2 टॉपिक ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, और ये तीसरा टॉपिक है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो चलिए पढ़ते हैं पॉइंट की ओर। पॉइंट का था कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। अगला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है, तो लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। वह अघोतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं को विषय में है, वो क्या है, तो यह जातक है। याद रखना जातक जो बौद्ध धर्म के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका, तो बौद्धों का है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है, तो बौद्धों का है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त किया था, तो कुशीनगर में मृत्यु प्राप्त किया था। बुद्ध गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था, तो कुशीनगर में प्राप्त किया था। ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो नालंदा है। याद रखना सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है, तो नालंदा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने किया था। नागा अर्जुन कौन थे, तो नागा अर्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी, तो राजगीर में आयोजित की गई थी। अष्टांगिक मार्ग को संकल्पना अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला पॉइंट है कि मिलिंद पन हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुओं के मध्य संवाद के रूप में है, तो नागसेन और राजा मिलिंद के मध्य संवाद के रूप में है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं, तो पद पानी के नाम से जाने जाते हैं। पद पानी के नाम से जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों को विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अगला पॉइंट है कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, और प्रथम राजगीर में, और दूसरा वैशाली में किया गया था। प्रथम राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में किया गया था बौद्ध संगीति। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट है बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक मतलब हाथी। हाथी है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल है जन्म का प्रतीक। साढ़ है यौवन का प्रतीक। घोड़ा है ग्रह त्याग का प्रतीक। पीपल है ज्ञान का प्रतीक। शेर है समृद्धि का प्रतीक। और पद चिन्ह है निर्वाण का प्रतीक। तो ये प्रतीक है सभी लोग, इस पॉइंट को आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शेर है समृद्धि का प्रतीक। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक। स्तूप है मृत्यु का प्रतीक। स्तूप पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो स्तूप है। अगला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो गौतम बुद्ध का गुरु था अलार कलाम था। याद रखना अलार कलाम था। बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों को कारण बलवती हुई है, तो बूढ़ा रोगी लाश और सन्यासी बलवती हुई है। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। याद रखना बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला कहाँ है, तो बिहार राज्य के भागलपुर में है। विक्रमशिला कहाँ है, तो बिहार राज्य के भागलपुर में है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है
कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो सांची में, याद रखना सांची में। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था, तो अशोक के द्वारा, याद रखना। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई है, तो पाली भाषा में किया गया है। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो वसुमित्र ने किया था। अगला पॉइंट कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे, तो बिंबिसार के शासन काल में दिया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। याद रखना, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी। याद रखना, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है बिहार में। याद रखना, बोध गया स्थित है बिहार के गया जिला में। अगला है जातक किसका ग्रंथ है, तो बौद्धों का ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है, तो बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुआ था। याद रखना, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो महिला और शूद्र पर। याद रखना, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो महिला और शूद्र पर। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। याद रखना, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था, तो कपिल वस्तु में किया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ का स्थापना कहाँ किया गया था, तो कपिल वस्तु में किया गया था। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था, तो नागा अर्जुन था। याद रखना, नागा अर्जुन था। अगला पॉइंट है कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो अशोक के शासन काल में। अगला पॉइंट है सांची क्यों विख्यात है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि सांची क्यों विख्यात है, तो सबसे बड़ा स्तूप सांची में ही है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध वाद के प्रचार के लिए किया गया है, तो पाली भाषा का प्रयोग। किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है, तो पाली भाषा के लिए। तो ये भी पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि महावीर का स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम में हुआ था। किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला पॉइंट कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो कोलीय वंश से संबंधित थी। याद रखना, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो कोलीय वंश से संबंधित थी। अगला पॉइंट है कि किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो अशोक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी नेपाल में है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेही अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी का बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण
इससे छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म परिवर्तन किस नाम से दिया था? तो सारनाथ में दिया था। किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। याद रखना, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिया था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक में हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशिला था। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी, जो कि बिहार राज्य में है, पावापुरी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। याद रखना, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, पहले तीर्थंकर हुए थे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे, जो कि अंतिम तीर्थंकर थे और इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला पॉइंट है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय ने प्रथम विभाजन स्वयंवर एवं संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र थे। स्वयंवर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। अगला पॉइंट है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। याद रखना, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। याद रखना, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा हुआ है जैन धर्म की महिमा है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। स्वायत्तवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। याद रखना, स्वायत्तवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व कहलाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? तो भद्रबाहु ने किया था। कल्पसूत्र की रचना किसने किया है? तो भद्रबाहु ने किया था। अनेकंतावाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का है। अगला पॉइंट की महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए की जाती है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बलवी में हुआ था। बलवी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा के लिपि में है? तो प्राकृतिक एवं अधमगही में है। अगला कि कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? तो केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का सर्वाधिक योगदान था। अगला पॉइंट है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो सातवों ने किया था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो हिंदू यूनानियों का योगदान सर्वाधिक है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो सातवों ने आरंभ किया था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। अगला टॉपिक महाजनपद काल है, जो कि हमारा चौथा टॉपिक है। 3 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं हम सभी लोग और ये चौथा टॉपिक आ गया, तो चौथा टॉपिक को पढ़ते हैं। महाजनपद काल है चौथा टॉपिक। पाली ग्रंथों एवं गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो भोजक, ग्राम भोजक कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम था
अवंती, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्नंद था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजात शत्रु को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई, जो बेबीलोन में हुआ था। अगला पॉइंट है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरुष सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी पर लड़ा गया था पोरस का युद्ध। अगला पॉइंट है, किस प्रकार की मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीय शहरीकरण के क्रम का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन का। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो गिरिब्रिज है, जो कि राजगीर को कहते हैं गिरिब्रिज। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो राजगीर है। ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? तो मगध था। याद रखना, मगध सबसे शक्तिशाली नगर राज्य माना जाता था। अगला, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। भारत में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। अभिलेख साक्ष्य के प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई है। तो कहाँ खोदी गई है? कलिंग में खोदी गई है। पहली ईरानी शासक जिसने भारत को कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो डेरियस शासक ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहन के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसके कारणवश अपने पुत्र को द्वारा मारा गया? तो अजात शत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो शिशुनाग ने। अगला पॉइंट है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अगला पॉइंट है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन थे? तो वृद्धरथ थे। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है। गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो धनी व्यक्ति होता है। गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो धनी व्यक्ति होता है। जैन संगीतिया को देखते हैं। प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और अध्यक्ष स्थल भद्र थे। और द्वितीय 512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बलवी में हुआ था और इसका अध्यक्ष देवर्षि क्षमा शर्मन थे। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध संगीति को देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था और अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था और स्थान कहाँ? राजगीर में हुआ था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके शासक कालाशोक के समय में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था और इसके अध्यक्ष सर्वकामनी थी। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था और किस स्थान पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष मोगली पुतिस थे।
चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी में हुआ है और किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। और किस स्थान पर हुआ था, तो कुंडलवन में हुआ था और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। तो ये पॉइंट इतना आप सभी लोग याद रखना। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगीर थी। अंग की राजधानी चंपा थी। प्रमुख महाजनपद है, टोटल 16 महाजनपद हुए थे जिसकी राजधानी दिया गया है। तो मगध की राजधानी राजगीर थे, अंग की राजधानी चंपा थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, बज्जी की राजधानी वैशाली थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था और चेदी की राजधानी शक्तिमती था। मल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा था और अस्मक की राजधानी पौधन या चेतन था और बतस की राजधानी कौसंबी थी और पंचाल की राजधानी अधिछत्र एवं कौंपिल्य था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर था और अवंती की राजधानी उज्जैनी था और गंधार की राजधानी तक्षशिला था और सूरसेन की राजधानी मथुरा था और कंबोज की राजधानी रायपुर था। तो ये सभी महाजनपद थे एवं उनके राजधानी थी। तो ये भी पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है महाजनपद एवं उनके राजधानी से। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है मौर्य काल। हम लोग 4 टॉपिक को क्लियर कर लिए हैं और ये 5वां टॉपिक है। तो 5वां टॉपिक को अगले क्लास में देखेंगे। टोटल 4 टॉपिक क्लियर कर दिया गया है। तो आज 5वां टॉपिक को अगले क्लास में क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।